नमस्कार, आप देख रहे पॉलिटिकल ट्रेंड्स न्यूज। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक दशरथ वेगड़ा जी ने खरसवां गोलीकांड से संबंधित सवाल पूछे हैं और इन्होंने खुद भी ये माना है कि सरकार ने नौकरी और मुआवजा पेंशन देने का निर्णय सरकार ने पहले ही ले लिया है। अध्यक्ष महोदय, तो ये सवाल वैसे आना ही नहीं चाहिए और फिर भी मैं इनको बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार द्वारा जो चिन्हितीकरण आयोग को नौकरी भी दे गठित है अध्यक्ष महोदय, उसके अनुशंसा पर आगे का कार्रवाई की जाएगी और सरकार भी कृत संकल्प है। और इस संदर्भ में हम आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएंगे अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये बहुत पुराना केस है, 1948 का केस है अध्यक्ष महोदय। और इसमें अध्यक्ष महोदय 2016 में भी एक जिला स्तरीय बैठक भी हुई थी और उसमें 2 लोगों की पहचान हो पाई, क्योंकि पहचान भी करना भी बहुत कठिन है, क्योंकि पुराना केस है। आप बूढ़े बुजुर्गों से ही पूछ करके जानकारी लेना पड़ेगा और ये थोड़ी प्रक्रिया में समय भी लगेगा मुझे लगता है, लेकिन हर संभव हमारा प्रयास है कि आंदोलनकारियों को हम लोग सम्मानित करें, उनके आश्रितों को नौकरी भी दें। और इसको लेके माननीय अध्यक्ष के माननीय विधायक को मालूम है कि गोवा गोलीकांड के लोगों को भी हम लोगों ने नौकरी दी है और सरकार ने तो पेंशन और नौकरी पर आरक्षण देने का निर्णय पहले ले चुका है और इसमें 2 लोगों को 2016 में ही 1-1 लाख रुपए का मुआवजा मिल चुका है अध्यक्ष महोदय, जिनका नाम डोलो सोय और सिंगरई बोदरा है। और ये चिन्हितीकरण आयोग इस पर आगे काम करेगी, उसके अनुशंसा पर सरकार आगे काम करेगी। ठीक है सर, धन्यवाद अध्यक्ष। माननीय सदस्य नारायण दास जी। इसमें नीतिगत सवाल को ही लिए जाते हैं, आप उस हिसाब से सिलेक्शन होता है। लंबोदर जी बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य का उच्च न्यायालय मुख्यालय रांची में स्थित है। राज्य की उपराजधानी दुमका है और यह संथाल परगना प्रमंडल जो राज्य के अविकसित क्षेत्र में अवस्थित है। संथाल परगना प्रमंडल के विभिन्न जिलों से उच्च न्यायालय की दूरी अत्यधिक है, जिससे यहाँ के लोगों को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। राज्य निर्माण के गठन के बाद से राज्य की उपराजधानी दुमका में उच्च न्यायालय की एक बेंच की स्थापना हेतु लगातार मांग की जाती रही है। यह क्षेत्र राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र से पिछड़ा हुआ है। साथ ही यहाँ के न्यायिक प्रक्रिया में देरी होने के कारण कठिनाइयां होती हैं, जिसमें त्वरित मामले के निष्पादन हेतु उच्च न्यायालय की एक बेंच की गठन की आवश्यकता है। इससे क्षेत्र के न्यायिक प्रक्रिया में तेजी और मामले का त्वरित निष्पादन भी हो सकेगा, जिसके लिए भी उच्च न्यायालय की स्थापना हेतु राज्य सरकार को निर्णय लेनी चाहिए। अतः सरकार से मांग करता हूं कि राज्य की उपराजधानी दुमका में न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत लोगों को उचित समय पर न्याय दिलाने हेतु उच्च न्यायालय की एक बेंच की स्थापना हेतु एक स्पष्ट नीति निर्धारित कर निर्णय लिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक नारायण दास जी का संथाल परगना में डिविजनल बेंच की मांग को लेकर है। अध्यक्ष महोदय, ये 2 संस्थाओं के बीच का नीतिगत सवाल है अध्यक्ष महोदय, विधायिका और न्यायपालिका का। और हम भी इसके पक्षधर रहे अध्यक्ष महोदय कि उस क्षेत्र में हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच हो। और इस संदर्भ में अध्यक्ष महोदय हमने मुख्य न्यायाधीश को झारखंड हाई कोर्ट को पत्र भी लिखा है अध्यक्ष महोदय कि इस पर आगे की कार्रवाई की जाए। यह अच्छी बात है कि आपने पत्र भी लिखा है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि इनके चुनावी जेएमएम के चुनावी एजेंडा में भी ये बात दर्शाई गई है कि यदि मेरी सरकार बनती है तो दुमका जो झारखंड की उपराजधानी है वहां उच्च न्यायालय का एक खंडपीठ इनके चुनावी एजेंडा में है।
इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि लेटर पत्र तो है ही, पत्र आपने दिया है, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं, लेकिन अगर मैं किसी और चीजों को परिभाषित करूं तो दुमका आपके लिए एक धोतक क्षेत्र है। दुमका से आप लड़ाई लड़ते हैं। दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी भी कर्मभूमि वहां है उनकी, इसलिए त्वरित गति से आपकी मंशा है, आपने भी इसको जाहिर किया है, इसका निर्माण कराया जाए। चलिए, आप स्मरण करा दिए, बहुत अच्छी बात। माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी को मैंने पहले ही कहा कि दो संस्थाओं का ये नीतिगत निर्णय है। हम बिल्डिंग दे सकते हैं, आधारभूत संरचना दे सकते हैं, लेकिन वहाँ जजेस का डिक्टेशन, वहाँ पर आगे की न्यायिक व्यवस्था को चलाने के लिए न्यायपालिका का इसमें इन्वॉल्व होना जरूरी है। और हमारा प्रयास है, हम मौखिक रूप से भी हमने कहा है, पत्रचार भी किया है। अब इस संदर्भ में मेरा पूरा प्रयास सरकार का है अध्यक्ष महोदय कि वहां हो। चलिए, माननीय सदस्य बंधु तिर्की जी। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि हाल के दिनों में जेपीएससी के द्वारा राज्य के विश्वविद्यालय में व्याख्याता के बैकलॉग में लगभग 500 पदों की बहाली संपन्न हुई, और जिसमें राज्य के एससी, एसटी, ओबीसी को एक बेहतरीन और खासकर झारखंडी लोगों को इसमें अवसर मिला। अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से यही सवाल है कि झारखंड अलग राज्य होने से पूर्व सम्मिलित बिहार में आरक्षित कोटे के लाखों बैकलॉग रिक्तियां थी। अलग राज्य के बाद कैडर बंटवारे के उपरांत भी लाखों बैकलॉग के रिक्त पदों की चर्चाएं होती रही है, लेकिन आरक्षित कोटे की रिक्तियों होने के कारण पूर्ववर्ती सरकारों ने इसका पर इन पर ध्यान नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से मैं जानना चाहूंगा, क्या सरकार विभिन्न विभागों में बैकलॉग रिक्त पदों को भरने के लिए कोई नीतिगत निर्णय लेने के लिए विचार रखती है? माननीय मुख्यमंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक बंधु तिर्की जी का जो सवाल है बैकलॉग आरक्षित कोटि के जो है उसको भरने की, सर ये बात सही है अध्यक्ष महोदय। अब से पूर्व तक में कभी भी आरक्षित कोटे के रिक्तियों को भरने के लिए, बैकलॉग पदों को भरने के लिए कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया है अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय विधायक को आश्वस्त करना चाहूंगा कि अभी आप देख ही रहे हैं, हम लोग लगातार रिक्त पदों को भरने का प्रयास कर रहे हैं, और बैकलॉग का भी एक बहुत जटिल समस्या सरकार के सामने खड़ी रहती है अध्यक्ष महोदय। और इसको अध्यक्ष महोदय, इन पदों को, बैकलॉग पदों को भरने का सरकार दृढ़ संकल्प है अध्यक्ष महोदय। 2022-23 में सभी विभागों के बैकलॉग रिक्तियों का आकलन किया जाएगा और अध्यक्ष महोदय नियमानुसार नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। धन्यवाद। बंधु जी का समझदारी बहुत ही अच्छा है, बहुत कम समय में अपना सवाल किए। माननीय सदस्य अनंत कुमार ओझा जी। मेरा विषय है महोदय कि राज्य का एकमात्र जनजाति शोध संस्थान डॉक्टर रामदयाल मुंडा शोध संस्थान एक ऐसा संस्थान है जहां राज्य के अंतर्गत जातियों के सामाजिक, आर्थिक, रहन सहन, रीति रिवाज के अध्ययन के आधार पर एक मानक तय कर सामाजिक वर्गीकरण करते हुए अपनी अनुशंसा राज्य सरकार को भेजती है। तत्पश्चात राज्य सरकार संस्थान की अनुशंसा के आधार पर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजती है, परंतु राज्य के नियोजन नियुक्ति में ससमय उनके अनुरूप सहायता नहीं मिल पाती है। उक्त वर्णित शोध संस्थान के अध्ययन के आधार पर ही किसी भी जाति के सामाजिक, राजनीतिक व अन्य उत्थान हेतु उन्हें अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के समतुल्य माना जाता है। इसी क्रम में जनजाति शोध संस्थान द्वारा अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार निषाद वंशी समाज की उपजाति चाय, केवट, मल्लाह, बिंद, नवोशूद्र तथा गोढ़ी आदि जातियों के उन्नयन हेतु अध्ययन करके उन्हें अनुसूचित जाति के लिए अपनी अनुशंसा राज्य सरकार को भेजी है
तदुपरांत राज्य सरकार टीआरआई के अनुशंसा के आलोक में वर्णित जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने हेतु केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजी है, जो दीर्घकालिक प्रक्रियाधीन है तथा जिसकी प्रत्याशा में राज्य सरकार व संबंधित वर्ग है। राज्य सरकार नीति निर्धारण करते हुए पश्चिम बंगाल व अन्य राज्यों की तरह वह टीआरआई की अनुशंसा के आलोक में उपरोक्त वर्णित जातियों के सामाजिक आर्थिक उन्नयन हेतु तत्काल अनुसूचित जाति का दर्जा देते हुए संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप राज्य में नियोजन सहित अन्य अवसरों में समुचित लाभ प्रदान करे। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि उक्त तथ्यों पर विचार करते हुए राज्य सरकार उपरोक्त वर्णित संस्थान के शोध व अध्ययन के आधार पर ही तदर्थ जातियों की सूची में शामिल करने व स्वीकृति हेतु नीति निर्धारण करते हुए राज्य के नियोजन, नियुक्ति व सुविधा व समुचित अवसर प्रदान करे। माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक अनंत ओझा जी ने कुछ जातियों को अनुसूचित जाति के लिए अनुशंसा के संदर्भ में सवाल पूछा है। अध्यक्ष महोदय, मैं इनमें यही इनको बताना चाहूंगा कि किसी भी जाति को अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने के लिए जो सक्षम पदाधिकार है अध्यक्ष महोदय, वो केंद्र सरकार है। अतः इसको राज्य सरकार अधिसूचित नहीं कर सकती। अध्यक्ष महोदय, मेरा केवल पूरक एक है कि जब अभी माननीय मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी भी सदन में बोल रहे थे हमारे माननीय सदस्य मोहंती जी के सवाल पर कि राज्य सरकार के अंदर वो ओबीसी में आता है, केंद्र सरकार के सामान्य सूची में आता है। महोदय, मेरा इसी नीति निर्धारण को लेकर के है कि राज्य सरकार का शोध संस्थान ने सामाजिक उत्थान के लिए उन जातियों को अनुसूचित जाति माना है कि इस जातियों का बगल में पश्चिम बंगाल या अन्य राज्यों में उनको अनुसूचित जाति का दर्जा मिला है। क्या राज्य सरकार नीतिगत निर्णय ऐसा करते हुए जिसको कि यह सरकार का शोध संस्थान ये मान रहा है कि यह अनुसूचित जाति के लायक है? माननीय सदस्य, आपका सवाल का उत्तर माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हो गया। चूंकि केंद्र का विषय है तो आप इसमें और इसको आप बंद कर दीजिए। हो गया, आप जवाब दे दिए। क्या पूरक है बताइए? पूरक है महोदय कि राज्य सरकार यह मान रही है कि ये जातियों को अनुसूचित जाति देकर के इसको अपलिफ्ट किया जा सकता है। तो नीतिगत रूप से क्या सरकार इस प्रकार के निर्णयात्मक कुछ निर्णय ले सकती है कि इस जाति को राज्य के नियोजनों में या ऐसे अवसरों में हम ले सके? मेरा यही आग्रह महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर तो ही होगा। अध्यक्ष महोदय, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात है अध्यक्ष महोदय, और इसमें राज्य सरकार इसकी क्षमता नहीं रखता। ठीक है। अम्बा प्रसाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, खनन कंपनियों द्वारा झारखंड राज्य में अधिग्रहण में कानून और नियमों को ताक पर रखकर मनमानी की जा रही है। मुआवजा का निर्धारण खनन शुरू करने के कई वर्षों पहले ही कर लिया जाता है, जबकि खनन देर से शुरू किया जाता है। इससे विस्थापितों की उसकी जमीन की दर पुराने दर पर काफी कम मिलती है। साथ ही उसकी जमीन वर्षों तक फंसी रहती है। अध्यक्ष महोदय, एनओसी भी नहीं मिलता है। आप क्या चाह रहे हैं? सवाल तो आपका आ गया है मुख्यमंत्री जी के पास। आप इसमें... बस मैं शॉर्ट में बोल रही हूँ अध्यक्ष महोदय। आवाज उठाने पर झूठे केस कर दिए जाते हैं और गुर्गेपाल के कंपनी उससे काम कराने का प्रयास करती है अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, कई सारी समस्याएं अध्यक्ष महोदय, शॉर्ट में बोलना है तो मैं बस यही मांग करना चाहती हूँ कि सशक्त राज्य विस्थापन आयोग का गठन, वो ऑलरेडी सरकार के समक्ष ये बात है, लेकिन उसको जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि हर दिन हर रात लोग बेघर हो रहे हैं, उनको निकाला जा रहा है बिना मुआवजा, सही मुआवजा दिए, बिना मुआवजा दिए। और क्या माननीय मुख्यमंत्री जी वर्ष 2013 के उपरांत खनन शुरू करने वाली कंपनियों द्वारा मुआवजा भुगतान हेतु भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 तथा वन अधिकार अधिनियम 2006 लागू कराने का विचार रखती है? ठीक। माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायिका अम्बा प्रसाद जी का सवाल है। राज्य में कई खनन कंपनियां यहाँ खनिज निकालने का काम कर रही है अध्यक्ष महोदय, और इसमें दो तरीके से यहाँ पर विशेषकर कोयले से संबंधित सवाल है अध्यक्ष महोदय। और
इसमें दो तरीके से जमीन अधिग्रहण किया जाता है अध्यक्ष महोदय, एक सीबी एक्ट के तहत और एल एक्ट के माध्यम से, एल एक्ट 1894 के माध्यम से। और अध्यक्ष महोदय, केंद्र की यूपीए सरकार ने 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून लाया, उसको लागू करने की इन्होंने बात कही है। और कुछ शिकायतें भी एनटीपीसी के द्वारा सरकार के कानों तक आती रही हैं अध्यक्ष महोदय। और इस संदर्भ में माननीय विधायिका को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि जितने भी राज्य देश में जो मिनरल रिच स्टेट हैं, तो इस तरीके की विसंगतियां हैं अध्यक्ष महोदय, इस बिंदु पर क्या क्या नीतिगत निर्णय लिए गए हैं अध्यक्ष महोदय, उसका अध्ययन करते हुए राज्य सरकार भी नीति निर्धारण करने की विचार में अध्यक्ष महोदय, और बहुत जल्द इसका अध्ययन करते हुए नीति का निर्धारण किया जाएगा और उस नीति को लागू किया जाएगा। ठीक।